D7 ईयर एच बिली वाइल्डर द्वारा निर्देशित 1955 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसकी पटकथा उन्होंने 1952 के 3 अभिनय नाटक में जॉर्ज एक्सेलरोड के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म में मर्लिन मुनरो और टॉम ईवेल हैं, जिन्होंने अपनी स्टेज भूमिका दोहराई। इसमें 20वीं सदी की सबसे प्रतिष्ठित पॉप संस्कृति छवियों में से एक शामिल है। मोनरो सबवे की जाली पर खड़ी है क्योंकि उसकी सफेद पोशाक एक गुजरती ट्रेन से ऊपर की ओर उड़ गई है। शीर्षक वाक्यांश, जो शादी के 7 साल बाद एक पत्नी संबंध में घटती रुचि को संदर्भित करता है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया गया है। रिचर्ड शर्मन न्यूयॉर्क शहर में एक मध्यम आयु वर्ग के प्रकाशन कार्यकारी हैं, जिनकी पत्नी हेलेन और बेटा रिकी शहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए मैन में गर्मियों का समय बिता रहे हैं। जब वह रिकी द्वारा गलती से छोड़े गए कयाक चप्पू के साथ रेलवे स्टेशन से घर लौटता है, तो उसकी मुलाकात एक अनाम महिला से होती है, जो एक व्यावसायिक अभिनेत्री और पूर्व मॉडल है। उसने ऊपरी मंजिल का अपार्टमेंट उपपट्टे पर दे दिया है, जबकि इसके मालिक गर्मियों के लिए बाहर गए हुए हैं। उस शाम वह एक किताब की पांडुलिपि पढ़ना शुरू करता है, जिसमें मनोचिकित्सक डॉ ब्रूबेकर का दावा है कि लगभग सभी पुरुष शादी के 7वें वर्ष में विवाहेतर संबंध बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शर्मन ने हेलेन के साथ एक काल्पनिक बातचीत की, 3 काल्पनिक दृश्यों में उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने सचिव, एक नर्स और हेलेन की दुल्हन की सहेली सहित महिलाओं के लिए अप्रतिरोध्य है, लेकिन वह इसे हंसी में उड़ा देती है। गमले में लगा टमाटर का एक पौधा उसकी लाउंज कुर्सी पर गिर जाता है। ऊपर की मंजिल पर बिना कपड़ों के दिखने वाली आकर्षक युवा महिला गलती से अपनी बालकनी से इसे गिराने के लिए माफ़ी मांगती है और रिचर्ड उसे ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता है। एवेल ने अपनी ब्रॉडवे भूमिका दोहराई और मोनरो ने वेनेसा ब्राउन का स्थान लिया। उसके आने की प्रतीक्षा करते हुए वह राचमानिनॉफ के दूसरे पियानो कॉन्सर्टों को बजाने से उबरने वाली एक घातक महिला के रूप में उसकी कल्पना और अपनी पत्नी को धोखा देने के अपराध बोध के बीच झूलता रहता है। जब वह प्रकट होती है तो वह गुलाबी पायजामा पहने हुए होती है और एक भोली भाली और मासूम युवा महिला होती है, जो टेलीविज़न टूथपेस्ट प्रवक्ता के रूप में काम करती है और हाल ही में बेहद आकर्षक एक लोकप्रिय फोटो पंचांग में दिखाई दी। बार बार उसकी उत्तेजक मुद्रा को देखने के बाद उसकी अतिस्क्रिय कल्पना अनियंत्रित होने लगती है। उसके सुझाव पर वह अपने अपार्टमेंट से शैंपेन की एक बोतल लाती है और एक आकर्षक सफ़ेद पोशाक में लौटती है। जब वे पियानो पर चॉपस्टिक्स युगल गीत बजा रहे होते हैं, तो रिचर्ड अपनी कल्पनाओं से अभिभूत होकर उसे अजीब तरह से पकड़ लेता है और उन्हें पियानो बेंच से गिरा देता है। वह माफ़ी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि यह उसके साथ हमेशा होता रहता है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह उसे जाने के लिए कहता है। अगले दिन काम पर रिचर्ड इस डर से विचलित हो जाता है कि हेलेन को उसके अविवेक के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि वह इतनी समझदार नहीं है और चाहती है कि रिचर्ड रिकी को अपना चप्पू भेजे। प्रलोभन का विरोध करने के रिचर्ड के घटते संकल्प ने उसके डर को हवा दी कि वह 7 साल की खुजली का शिकार हो रहा है। डॉ ब्रूबेकर पुस्तक पर चर्चा करने के लिए अपने कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। जब रिचर्ड अपनी पत्नी के बारे में सुनता रहता है कि वह मेन में अपनी आकर्षक लेखिका मित्र मैकेंजी के साथ समय बिता रही है, तो रिचर्ड को कल्पना होती है कि उनका अफेयर चल रहा है। प्रतिशोध में उसने युवती को रात्रिभोज और फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। वे वातानुकूलित विलासिता में ब्लैक लेगून के प्राणी को देखने जाते हैं। जैसे ही दोनों घर जाते समय बातचीत करते हैं, वह कुछ देर के लिए मेट्रो की जाली के ऊपर खड़ी होकर इसके अपड्राफ्ट का आनंद लेती है। अपनी प्लीटेड सफ़ेद हॉल्टरनेक पोशाक में प्रतिष्ठित मोनरो दृश्य का निर्माण करती है। उसकी स्कर्ट हवा में उड़ती है। फिर वह उसे अपने वातानुकूलित अपार्टमेंट में रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह आराम कर सके और अगले दिन की टेलीविज़न उपस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिख सके। वह सोफे पर और वह अपने बिस्तर पर। सुबह में रिचर्ड बहस करता है और फिर उस आदमी पर हमला करता है जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसका मेन में उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसे ठंड लगने के बाद वह होश में आता है और अपनी पत्नी के प्रतिशोध के डर से अपने सपने के भीतर महिला से कहता है कि वह उसके अपार्टमेंट में रह सकती है, जबकि वह मेन में 2 सप्ताह के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकलता है। नहट्टन में गर्मियों के दिनों में साधारण और औसत दर्जे का रिचर्ड शर्मन अपनी पत्नी और बेटे को देश में छुट्टियां मनाने के लिए भेजता है। शर्मन एक प्रकाशन फर्म
ब्रैडी एंड कंपनी का प्रमुख व्यक्ति है जो सस्ती पॉकेट किताबें प्रकाशित करती है। वफादार शर्मन का अपने परिवार के साथ एक नियमित जीवन है और वह महिलाओं के साथ सफल होने के सपने देखता है। जब एक सुंदर और सेक्सी गोरी अपनी छोटी सी इमारत के ऊपरी मंजिल के अपार्टमेंट में रहती है तो शर्मन पहले उसके लिए सामने का दरवाज़ा खोलता है और फिर पिछवाड़े में उसकी कुर्सी पर टमाटर का फूलदान गिरने के बाद उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ दिनों में वह लड़की के साथ कुछ समय बिताता है और उसे प्रलोभित महसूस करता है, लेकिन बाद में उसे अपने परिवार की याद आती है और वह उनसे मिलने के लिए यात्रा करता है। सिड 7 ईयर इच समकालीन नैतिक मानकों के अनुरूप एक भोली और मासूम रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन वास्तव में इस फीचर ने ऐसे समय में सेंसरशिप की सीमाओं का परीक्षण किया जब हॉलीवुड पर कठोर नैतिक संहिता का शासन था। कहानी जॉर्ज एक्सेलरोड के 1952 के लोकप्रिय ब्रॉडवे नाटक पर आधारित है जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका अपने ऊपर वाले पड़ोसी के साथ संबंध है। दुर्भाग्य से 50 के दशक में अमेरिकी सिनेमा में थिएटर जितनी कलात्मक स्वतंत्रता नहीं थी। पटकथाओं और फिल्मों को हॉलीवुड की सेंसरशिप शक्तिशाली हेस कार्यालय की जांच के लिए प्रस्तुत किया गया था। हॉलीवुड में एक प्रोडक्शन कोड था जिसमें कहा गया था कि व्यभिचार कॉमेडी या हंसी का विषय नहीं होना चाहिए और इस कहानी ने कोड का उल्लंघन किया। बिली वाइल्डर इस कहानी से मोहित हो गए और उन्होंने जॉर्ज एक्सेलरोड के अधिकार खरीद लिए। हालांकि फिल्म बनाना इस महान निर्देशक के लिए एक चुनौती थी क्योंकि सेंसरशिप और नेशनल लीजन ऑफ डिसेंसी द्वारा कई दृश्यों और पंक्तियों को हटा दिया गया था जिससे कथानक विकृत हो गया था। मर्लिन मुनरो को कलाकारों के लिए चुना गया था, लेकिन बिली वाइल्डर शर्मन की भूमिका के लिए एक सादा, औसत और गैर सुंदर अभिनेता चाहते थे। उनकी पहली पसंद वॉल्टर मैथॉस थे, लेकिन फॉक्स निर्देशन किसी अज्ञात मुख्य अभिनेता का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने टॉम इवेल को चुना। मर्लिन मुनरो का सबसे प्रसिद्ध दृश्य, जिसमें उनकी पोशाक मेट्रो की हवा से ऊपर उठ गई थी, पहले एक बाहरी दृश्य था, लेकिन बाद में बिली वाइल्डर को सेट पर दोबारा शूट करना पड़ा क्योंकि दर्शकों के शोर और सीटियों ने मूल फुटेज को ख़राब कर दिया था। इस बाहरी दृश्य ने जो डिमागियो के साथ मर्लिन के विवाह के अंत को भी उकसाया, जिसने जनता की अभिव्यक्ति से अपमानित महसूस किया। एक संवाद जो मुझे विशेष रूप से पसंद है वह यह है कि जब शर्मन और गोरा मूवी थिएटर छोड़ते हैं और वह कहती है कि प्राणी को प्यार करने की ज़रूरत है शेरमन और काले लैगून के प्राणी के बीच समानता में। पुनर्स्थापित डीवीडी शानदार है और यह मर्लिन मुनरो की अब तक की सबसे कामुक भूमिका है।